हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले ले चलूंगी आपको आपकी योगा क्लास में, फिर होंगी आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में लेंगी आपकी क्वेरीज। तो एपिसोड शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, कोहनियां मुड़ी हुई हैं। क्रिया को आरंभ करते हुए कोहनियों को सीधा करना। जैसे जैसे कोहनियां सीधी होंगी हाथों को पीछे की ओर खींचना, कंधे स्वतः पीछे की ओर चले जाएंगे। है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, अगर आपके रूट से हेयर वीक हैं या आपके मिड लेयर में कुछ प्रॉब्लम है या इनर लेयर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं योगा क्लास की तरफ और देते हैं आपकी सेहत पे कुछ ध्यान। योगा एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपनी डेली रूटीन में जरूर फॉलो करना चाहिए। इससे हम तमाम बीमारियों को दूर रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए आज की स्पेशल योगा क्लास में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम सेल्फ टॉक थेरेपी से अपनी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं और सोच को ही नहीं, हम अपने जीवन को पॉजिटिव कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। साथ में आपने सीखा कि गोमुख आसन का अभ्यास कैसे आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है। दूसरा अभ्यास जो आप करेंगे नेगेटिविटी से लड़ने के लिए, नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए, वो है स्टैंडिंग सर्पासन। यानी लेट करके भी हम सर्पासन का अभ्यास करते हैं, बट खास तौर पे इस चीज के लिए आपको करना है खड़े होकर के सर्पासन का अभ्यास। सीधे खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। और कैसे करेंगे खड़े होकर के सर्पासन का अभ्यास? एड़ी पंजे मिला लेंगे और ये ध्यान रखिए कि इनिशियली जो बिगिनर्स हैं अगर वो सर्पासन का अभ्यास करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा चक्कर आ जाना या थोड़ा डिजी हो जाना, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत समय से आपने अपनी गर्दन को, अपनी कमर को आगे या पीछे नहीं घुमाया है, जिस कारण से ये समस्या हो सकती है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। एड़ी पंजे मिला लेंगे और हाथों को पीछे आपस में जोड़ लेंगे। इस प्रकार से हाथ आपके आपस में जुड़ जाएंगे। फिर सांस भरते हुए हाथों को पीछे की ओर खींचना, सर को पीछे ले जाना, आपका सीना ऊंचा होता जा रहा है और थोड़ा सा पीछे की ओर झुकना। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, हाथों को आगे की ओर मिला लें, पैरों को खोल दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। ये ध्यान रखें कि इस क्रिया में गर्दन को ढीला छोड़ना बहुत आवश्यक है, वरना आपको डिजीनेस या चक्कर जैसा आभास हो सकता है। फिर से समझें, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, कोहनियां मुड़ी हुई हैं। क्रिया को आरंभ करते हुए कोहनियों को सीधा करना। जैसे जैसे कोहनियां सीधी होंगी हाथों को पीछे की ओर खींचना, कंधे स्वतः पीछे की ओर चले जाएंगे, गर्दन को ऊंचा उठाना, सीना बिल्कुल उन्नत हो जाए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकना। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आ जाएं, कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को आगे की ओर आपस में मिला लें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। स्टैंडिंग सर्पासन का अभ्यास, निरंतर अभ्यास आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आता है। और पॉजिटिविटी ही नहीं, 40 के बाद अक्सर महिलाओं को कमर दर्द की समस्या होने लगती है, वो समस्या इससे दूर हो जाती है। प्राणायाम एक छोटा सा लेंगे, इसको एक मॉडिफाइड प्राणायाम समझ लीजिए, जिसको हम इक्वलाइजेशन कहते हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ योर ब्रेथ। इसको बैठ करके नहीं लेना, आपको उसका अभ्यास करना है लेट करके। और कैसे अभ्यास करना है ये आप आज मुझसे सीखेंगे, और सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, इसका अभ्यास भी करेंगे, ताकि आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और आप पॉजिटिव होते चले जाएं। इक्वलाइजेशन के लिए आप कमर के बल लेट जाएंगे,
ध्यान रखें कि गुदगुदे गद्दे पर नहीं लेटना है। जो भी हार्ड सरफेस है, जमीन पर या बहुत टाइट गद्दे पर आप लेट करके इसका अभ्यास करें। हाथों को, पहले पैरों को ढीला छोड़ेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। दाएं हाथ को अपनी चेस्ट पर रख लेंगे और बाएं हाथ को अपने पेट पर रख लेंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे, गहरा सांस भरना और ध्यान रहे कि सांस भरने के साथ चेस्ट का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ पेट का फूलना, सांस छोड़ते वक्त पेट का संकुचित हो जाना। सांस भरते जाएं, पूरा पेट फूल जाए, सांस छोड़ते जाएं, पूरा पेट संकुचित हो जाए। यानी प्रत्येक श्वास में पेट का फूलना, प्रत्येक श्वास में पेट का संकुचित होना। कम से कम 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास करेंगे। हाथों को वापस जमीन पर ले आएंगे, बायां करवट लेकर के बैठ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इक्वलाइजेशन में, यानी सांस को लेना और छोड़ने में समय, इक्वलाइजेशन का अर्थ ये है कि समय अवधि जो है वो आपकी बिल्कुल सिमिलर रहे। यानी ऐसा नहीं कि आप 5 काउंट में सांस ले रहे हैं और 10 में सांस छोड़ रहे हैं, नहीं, 5 में ही सांस लेंगे, 5 में ही सांस छोड़ेंगे। और आपका हाथ जो आपके पेट पर, आपके चेस्ट पर है, वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि आप कितना सही श्वास ले रहे हैं और कितना सही श्वास छोड़ रहे हैं। इक्वलाइजेशन का अभ्यास करते समय ध्यान पूरी तरह से सांस के आने और जाने पर, पेट के मूवमेंट पर टिका रहेगा। देखिए, मैंने कई बार देखा है, खासतौर पे हमारी जो माताएं हैं वो पूजा भी कर रही होती हैं, हाथ में माला लेकर जाप कर रही होती हैं और बातें भी कर रही होती हैं और वो इशारे भी कर रही होती हैं। ये जो मल्टीटास्किंग है, इसकी आवश्यकता नहीं है। एकाग्र होकर के एक ही काम को करें। आप देखिए जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि अपनी सराउंडिंग्स को, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें। अगर आप महसूस करते हैं कि आप नोटिस करते हैं कि आपके घर पे कोई भी नल ऐसा है जिसमें से कि पानी टपकता रहता है, यानी नल को बंद करने के बाद भी उसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, तो सबसे पहले उसको रिपेयर कराएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके जीवन में नेगेटिविटी का। साथ में एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बंद कर दें। लाइफ दिन में एक बार हाथ खोल करके मुक्त हास, अट्टहास जरूर करें और थोड़ा सा समय नृत्य की साधना के लिए जरूर निकालें। जब आप नाचते हैं तो आपके मन की जितनी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। मैं शास्त्रीय नृत्य की बात कर रही हूँ। आप थोड़ा सा समय जरूर डांस थेरेपी को अपनाएं। आप जितना नाचेंगे आपके मन के विकार निकलेंगे, आप आनंदित होंगे, जीवन में खुश रहें और जितनी पॉजिटिव लोग हैं उनके आसपास रहें। अपने आसपास से नेगेटिविटी को कट करें, इन क्रियाओं का अभ्यास करें, पूरी तरह से पॉजिटिव होकर के जिए। सिर्फ योग गुरु ही नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें डेली योगा करना चाहिए। तो दीजिए योगा पे कुछ ध्यान और अपनी हेल्थ को एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन करके रखिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, अगर आपके रूट से हेयर वीक हैं या आपके मिड लेयर में कुछ प्रॉब्लम है या इनर लेयर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स लीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्थ की बात तो हो गई, अब हो जाए थोड़ी ब्यूटी की बात। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, हम बात कर रहे हैं ब्यूटी की। तो जैसे वेदर चेंज हो रहा है, वेदर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिससे हमारी स्किन और हेयर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो वेदर में चेंज होने की वजह से ऐसी क्या क्या चीजें हैं हमारी ब्यूटी रिलेटेड जो हमारी बॉडी में रहती हैं, तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं?
देखिए, जैसे ही सीज़न चेंज होती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखेंगे आपके स्किन यानी त्वचा में चेंजेस आने लगती हैं। और जैसे वी आर अप्रोचिंग द विंटर्स तो एक खिंचाव सा आने लगता है, ड्राइनेस होने लगती है। और जो ये ड्राइनेस है, ठंड भी रहता है, इसमें हल्की सी नमी भी रहती है, लेकिन नमी का जो क्वांटिटी है वो अब कम होता जाता है। ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि बरसात ख़त्म हो चुका है, तो ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, तो स्किन बिल्कुल खिंचा खिंचा लगता है। और कभी कभी कुछ लोगों को हेयर में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, हेयर ज़्यादा उलझने लगते हैं, ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जैसे ही चेंजिंग सीज़न आता है तुरंत अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक बटन दबा देनी चाहिए कि अब हमें अपने स्किन का दूसरे तरह से ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप रेनी सीज़न में उतना मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे थे या क्रीम नहीं लगा रहे थे, आप अवॉइड कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज ह्यूमिडिटी इन द एयर। बट अब जैसे मौसम ड्राई हो रहा है तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। वैसे तो हम लोग कहते हैं 12 मंथ्स थ्रू आउट द ईयर यू शुड ऑलवेज पुट मॉइस्चराइज़र, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ऑयली फील होता है या लगता है कि हमारे स्किन को ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज़र की। बट जैसे ही विंटर्स अप्रोच करता है तो आप मॉइस्चराइज़र की जो मात्रा है उसे बढ़ा भी देना चाहिए और रेगुलर बेसिस में लगाना चाहिए। इवन फॉर द बॉडी, सिर्फ फेस का स्किन और हेयर में चेंजेस नहीं आते, बॉडी के भी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो आप इमिडिएटली यू शुड पुट, या तो अगर आपको ऑयल पसंद है तो ऑयलिंग कराइए बॉडी में, या अगर आपको ऑयल नहीं पसंद है तो क्रीम, उससे मसाज कराइए। तो इससे क्या होगा कि जो ड्राइनेस की वजह से स्किन खिंची खिंची रहती है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड हो जाएगी। और जब हम एकदम एक्सट्रीम विंटर्स में जाएंगे तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम अपने स्किन की देख रेख करना शुरू कर चुके होंगे। सेकेंडली, जब इसमें थोड़ा थोड़ा डस्ट भी रहता है, हवा भी चल रही होती है, तो वो भी चिपकता है, तो अपने स्किन को साफ़ रखें, खूब अच्छे से धोएं। अब ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा पानी बहुत ज़्यादा फेस पे लग रहा है, वैसे तो ठंडे पानी से धोना चाहिए, हल्का सा गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर लें, उससे अपने फेस को वॉश करें। अपने आँखों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डस्ट ना चले जाए, कोई एलर्जी ना हो जाए आँखों में। तो जब भी आप आई मेकअप कर रहे हो तो उस करने से पहले भी आँखों को खूब अच्छे से धो लें और उसको साफ़ कर लें, आँख के ऊपर का हिस्सा भी खूब अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद बेस लगाकर उस पर मेकअप करें। और जब आप रिमूव भी कर रहे हैं तो खूब अच्छे से आँखों को खूब अच्छे से धो लें और ऊपर का हिस्सा भी खूब अच्छे से साफ़ कर दें एंड लेट इट ब्रीथ प्रॉपरली बिफोर पुटिंग मॉइस्चराइज़र। तो आप इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस पे तो आप करते ही करते हो, अपना फेस को क्लीन कर लिया, लेकिन आँखों को भी क्लीन रखना, साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप काजल कंटिन्यूसली लगाते हो तो भी उसे बीच बीच में जब आप मेकअप रिमूव कर रहे हो या रात को सोने जा रहे हैं तो काजल को भी रिमूव कर दें और हल्का सा आई क्रीम ज़रूर लगाएं। अगर आप आई क्रीम नहीं लगाएंगे तो ड्राइनेस होने लगती है और कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे काजल लगा दिया, नींद नहीं हुई, बहुत ज़्यादा डिजिटल जैसे लैपटॉप्स वगैरह की यूजेज ज़्यादा है तो उनके भी अंडर आई में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉली जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्री केयर की, जैसे कि वेदर चेंज होने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए कि हमारी स्किन में कुछ डैमेज ना हो या हेयर्स में कुछ डैमेज ना हो। तो स्किन की तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब हेयर्स के बारे में कुछ बताइए कि उसकी प्री केयर कैसे करें। हेयर में भी यही होता है, जैसे वेदर ड्राई है तो ड्राइनेस ऑलरेडी आने लगती है आपके बालों में। अगर आपके बाल ऑयली भी हैं तो आप देखेंगे इस वेदर में ड्राई होने लगता है, तो ऑयलिंग बढ़ा देनी चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग रेकमेंड करते हैं, जैसे विंटर्स अप्रोचेबल है तो हेयर स्पाज लीजिए या हेयर के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आपके रूट से हेयर वीक हैं या आपके मिड लेयर में कुछ प्रॉब्लम है या इनर लेयर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स लीजिए। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा कलरिंग कराती हैं तो इस वेदर में हेयर स्पा तो लेना ही लेना है। पावर डोजेस आते हैं वो ज़रूर लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आप कलर गया है उसको कलर को वो रिटेन भी करेगा, उसके साथ साथ बालों को सॉफ्ट और मॉइस्चर भी वो देगा। सेकेंडली, ये तो हो गई बाहर की चीज़ें, जैसे आपको सैलून जाना पड़ेगा स्पा कराने या पावर डोज ट्रीटमेंट कराने, ब्रेकेज हो रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराने। लेकिन घर पे भी अगर पॉसिबल हो तो खूब अच्छे से आप दही लगा सकते हैं, बीच बीच में आप बियर्ड्स से शैम्पू कर सकते हैं। और अगर आपने
थोड़ा सा और मेहनत करें तो आंवला, शिकाकाई, रीठा, ये सब भी इसका भी पेस्ट बनाकर आप लगा सकते हैं। और ऑयलिंग बहुत रेगुलरली करिए, क्योंकि ड्राइनेस जैसे बढ़ती है तो बाल रफ तो होते ही होते हैं और टूटने भी लगते हैं, तो ऑयलिंग भी ज़रूर करिए। अगर आप 3 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 बार ज़रूर करिए, जैसे जैसे विंटर्स अप्रोच होने लगता है। और बाल बहुत ज़्यादा खुले ना छोड़ें, अगर जब ज़रूरत नहीं है तो उसे बांध के रखें, या बहुत टाइटली भी ना बांधें कि बहुत कसे हुए हाथ से आपने चोटी बना ली। हल्के हाथ से बनाएं ताकि उसको एयरिंग भी मिलती रहे और वो सिमट के भी रहे, ताकि डर्ट बहुत ज़्यादा ना घुसे। अगर लंबे बाल हैं तो आप रेगुलरली इतना ज़्यादा आप शैम्पू भी नहीं कर सकते, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ जो महिलाएं पार्लर जाती हैं फेशियल्स के लिए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, तो जैसे विंटर अप्रोचिंग है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस लाएंगे और क्या नए प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए, और फेशियल्स अगर हम करा रहे हैं तो समर और विंटर के फेशियल्स भी अलग होते हैं, तो फेशियल्स कौन से लेने चाहिए? देखिए, फेशियल्स जनरली विंटर्स में लोग क्रीम बेस्ड ज़्यादा लेना चाहते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तब सीरम बेस्ड देते हैं, लेकिन उसमें विंटर्स में हल्का सा क्रीम दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज ड्राइनेस, और जहाँ हम रहते हैं नॉर्दर्न पार्ट इज़ ऑल द मोर ड्राई। अगर हम बॉम्बे या कैलकाटा इन सब एरिया की बात करते हैं तो उसमें फिर भी विंटर्स में फिर भी मॉइस्चर रहता है, बिकॉज दे नियर द सी। लेकिन नॉर्थ, जितने हम नॉर्थ जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमें क्रीम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। फेशियल्स थोड़ा रेगुलर करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप समर्स में 1 in 20-25 डेज़ कर रहे हैं तो इसमें 15 या 20 डेज़ के ड्यूरेशन में फेशियल करा लेने चाहिए। उससे क्या होता है, स्किन की मसाज अच्छी हो जाती है और क्रीम की मात्रा जितनी पहुंचनी चाहिए, जितना नरिशमेंट आपके स्किन को चाहिए वो मिल जाता है। तो ये तो फेशियल की बात हो गई। अगर घर पे भी आपने बना लिए पैक्स, बना लिए होममेड पैक्स बना लिए, या फ्रेश फ्रूट के जूसेस लगा लिए आपने, या कभी कभी आपने मलाई लगा लिया अपने फेस पे क्लिनजिंग के लिए, मलाई मैदा से स्क्रबिंग कर ली, ये सब चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं। मलाई से बहुत अच्छा, दैट्स गॉट लॉट ऑफ ऑयल इन इट। मलाई में तो बहुत ऑयल होता है, तो वो भी अगर आप लगाएंगे तो ड्राइनेस नहीं होगी। एंड देशी घी अगर आपको पसंद है तो हल्का सा लिप्स पे आप लगा सकते हो। ये सब घर पे आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। होममेड रेमेडीज की बात आ गई है तो अगला क्वेश्चन भी मेरा यही होने वाला है कि होममेड ऐसी क्या क्या केयर प्रोडक्ट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन पे या हेयर पे, जिससे एक नेचुरल ग्लो बना रहे हमारी स्किन पे और हमारे हेयर पे भी। आप जितना ही फ्रूट का इंटेक बढ़ाएंगे आप देखेंगे उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंटेक या आपने पैक्स जो भी लगाए। जितना भी फ्रेश फ्रूट्स के पैक आप लगाओगे उतना ही स्किन ग्लो करेगा। फ्रूट जूसेस का इंटेक बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दीजिए, तो उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा। ये तो समर और विंटर दोनों में ही इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ वेदर्स। आप जितना ही फ्रूट जूसेस जो भी मान लीजिए विंटर्स में जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उनके जूसेस लगाइए, समर्स में जो अवेलेबल होते हैं वो जूसेस लगाइए। ये सब घरेलू उपचार हैं जो आप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा कि आप मलाई अच्छे से आप लगा सकते हो। और अगर आपकी स्किन जैसे रिंकल्स आ रहे हैं तो एलोवेरा का पैक बनाकर आप वो लगा सकते हो। एंड देन बेसन से भी आप हल्का हल्का स्क्रबिंग कर सकते हैं। बॉडी की स्क्रबिंग भी हो सकती है, मलाई से भी होती है, बेसन में भी आप मलाई लगा कर सकते हैं, या मलाई और मैदा, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। ये सारी चीज़ें आप स्किन के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। डॉली जी, अब हमें बढ़ना होगा एक ब्रेक की तरफ, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से और जानेंगे उनसे आपकी क्वेरीज के आंसर्स। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं फिर से एक जरूरी बात आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। अंडर आई क्रीम्स आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप अंडर आई क्रीम भी लगाइए। अगर उससे भी नहीं रुक रहा है तो प्रोफेशनली हेल्प लीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन।
वापस चलते हैं हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आपकी क्वेरीज के आंसर्स। डॉली जी, हमारी पहली क्वेरी है, साहिल और सानिया दोनों ही की तरफ से सेम क्वेरी आई है कि उन्हें हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब भी वो कोम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए कोई रेमेडी जानना चाहते हैं वो। साहिल जी और सानिया जी, जो आपने बताया ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हों तो भी जो स्कैल्प होता है वो एकदम गर्म ऐसा हो जाता है एंड द रूट्स स्टार्ट बिकमिंग वीक, वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं, उससे भी हेयर फॉल होता है। कभी कभी हम जो खा रहे होते हैं उसमें प्रॉपर मिनरल्स या वाइटामिन्स नहीं पहुंचता है। अगर हमारे बालों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी तत्व हैं वो नहीं मिलते हैं तो भी हेयर फॉल होने लगता है। तो आप सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करिए कि रीज़न क्या है। अब मैं आपको एक जनरल वो बता देती हूँ हेयर फॉल रोकने के लिए। आप जनरली खूब अच्छे से घर पे अगर कर रहे हैं तो ऑयल करिए, ऑयल लगाकर आधे घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो कंडीशनर लगाइए, अगर ड्राई नहीं है तो कंडीशनर मत लगाइए, क्योंकि ऑयल से ही काफ़ी हद तक जो आपके बालों को ऑयल चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। सेकेंडली, आप किसी अच्छे सैलून में जाकर कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स लीजिए। कभी कभी रूट्स इतने वीक हो जाते हैं कि ऑयलिंग से वो नहीं रुकते हैं, तो आप किसी अच्छे सैलून में जाकर इसका रेमेडी ले सकते हैं। वो स्कैल्प एनालिसिस करेंगे और उससे रूट्स में कुछ ऐसा इलाज हो सकता है जिससे कि आपके रूट्स बिल्कुल उनमें जान आ जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल रुक रहा है। और बहुत सानिया जी, आप अगर आपके लंबे बाल हैं तो बहुत कसे हाथ से उसे ना बांधे, कभी कभी बहुत टाइटली बांधने से जब आप खोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड हो जाते हैं, उससे भी बाल जो हैं बहुत वीक हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डॉली जी, हमें अगली जो क्वेरी है वो पूर्वा जी की तरफ से है, जो ये कहती है उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और उनके मार्क्स भी हैं। इसके अलावा उन्हें डार्क सर्कल्स की भी प्रॉब्लम है, और एक चीज वो और जानना चाहती हैं कि वो अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर कैसे करें, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो डार्क सर्कल्स है उसके लिए आप एक तो अपना स्लीप पैटर्न को बेटर करिए, आँखों को अच्छे से रेस्ट दीजिए। अगर आप टीवी या कंप्यूटर बहुत पास से यूज़ कर रही हैं, कंप्यूटर या आप टैब यूज़ कर रही हैं या मोबाइल फ़ोन, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, उससे भी स्ट्रेन पड़ता है, उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। और अगर नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है तो वो बहुत ही एक मेजर रीज़न है डार्क सर्कल्स के लिए। तो इसके लिए आप आँखों को आराम दें। सेकेंडली, आप आलू घिस कर लगा सकती हैं अपने आँखों में। और अगर आपने ये नहीं कहा है, लेकिन अगर स्वेलिंग हो रही है या पफिनेस है तो टी बैग्स आप लगा सकती हैं, उससे भी कंट्रोल होगा। और सेकेंडली, अंडर आई क्रीम्स आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप अंडर आई क्रीम भी लगाइए। अगर उससे भी नहीं रुक रहा है तो प्रोफेशनली हेल्प लीजिए। आप 1 in 15 days अंडर आई ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं। वो ट्रीटमेंट से मसाजिंग भी होगी और जो ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो जब पैक लगेगा अंडर आई वाला, उससे वो दूर हो जाएगा। सेकेंडली, पिंपल्स के लिए तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होगा जिसके वजह से ये पिंपल्स आ रहे हैं, और अगर आप स्क्रैच करेंगी या उससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगी तो ये मार्क्स रह जाते हैं। तो कभी भी पिंपल्स आ रहे हैं तो उससे घबराइए मत, उसे रहन दीजिए। हल्का सा लौंग घिस के वो आप उसके टिप पे लगा सकती हैं, तो जब वो सूखेगा तो उस पर दाग नहीं रहेंगे। और बस कोशिश ये करना है कि उसे नोचना नहीं है, कभी उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करिए। अगर आप नोच देंगी तो चाहे कुछ कर लें उसमें दाग जरूर रह जाएगा। और आप खूब अच्छे से अपने फेस को साफ रखिए, जितना क्लीन रखेंगी उतना ही पिंपल्स कम होंगे और डर्ट इकट्ठा नहीं होगा स्किन पे। डर्ट से भी बहुत बार पिंपल्स उभर आते हैं, क्योंकि अगर सफाई नहीं हुई तो एक पिंपल निकला है उसके बगल दूसरा पिंपल निकल सकता है। थर्ड, आपने पूछा था कि स्किन टोन, जो आपका स्किन है उसको आप थोड़ा और गोरा करना चाहती हैं। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। स्किन क्लीन हो सकता है लेकिन गोरापन नहीं आ सकता है। आप ये कर सकती हैं कि आप फेशियल्स रेगुलरली लीजिए, उससे देखेंगे जितना स्किन क्लियर होगा, क्योंकि पिंपल्स से भी जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है, प्लस आपको डार्क सर्कल्स की भी प्रॉब्लम है। तो ऑन द होल ये सारी चीज़ें मिलकर आपके कम्प्लेक्शन को दबा दे रही हैं।
सेकेंडली आप खूब ज़्यादा फ्रूट जूसेस पीजिए और खूब पानी पीजिए, इससे भी स्किन में आप देखेंगे एक ग्लो आएगा और वो टेक्सचर बिल्कुल साफ और क्लियर दिखेगा। थैंक यू सो मच डॉली जी, हम उम्मीद करते हैं कि आंसर्स हमारे दर्शकों को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, और इसे अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप जरूर नोटिस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।